जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें तमाम जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे स्पीकर साहब ने एक फैसला कर लिया है और जब उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कौन सा क्राइसिस पैदा होगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने तमाम फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 अब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए हैं और उससे एक नया क्राइसिस पैदा हो गया। वो नया क्राइसिस क्या है, ये भी इसी वीलॉग में आपको बताया जाएगा। और 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है, क्या वाकई लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, ये भी हम आपको आज की वीलॉग में बताएंगे। और इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जा रहा, क्यों नहीं बनाया जा रहा और कौन से नए वज़ीर ख़जाना है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक अजीब हिस्ट्री है कि इसके अंदर यह पता नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, सदर कौन बनेगा। लेकिन इस पार्टी में एक शख्स के बारे में हमेशा पता होता है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आएगी तो इसहाक डार वज़ीर ख़जाना होंगे। लेकिन यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहली हुकूमत है जिसमें इसहाक डार साहब से वजारत ख़जाना वापस ले ली गई है। अब ये वज़ीर ख़जाना नहीं बन सकेंगे। जब ये ऐलान हुआ या ये खबरें गर्दिश करनी शुरू हुई तो सबसे पहले पार्टी की तरफ से ये इजहार किया गया कि इसहाक डार साहब की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा उनकी अलालत की वजह से उन्हें वजारत ख़जाना नहीं दी जा रही, जबकि वो ठीक ठाक हैं। अगर आप देखें उनको तो पिछले दिनों पार्टी की जितनी भी मीटिंग्स हुई थी वो इसहाक डार साहब के घर पे हो रही थी और इसहाक डार साहब उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करते थे। अब अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वाकई वो अलील हैं तो पार्टी उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाना चाहती है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा की खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर एक शख्स बीमार है तो क्या वो सिर्फ वजारत ख़जाना के लिए बीमार है, क्या वो दूसरी जब वजारत में पहुँचेगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? तो इसहाक डार साहब से मेरा ख्याल है ये जो छुपाया जा रहा है या कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस इशू को या इस बहाने को कोई बाय करेगा, क्योंकि अगर वो बीमार हैं तो फिर सारी वजारतों के लिए बीमार हैं। ये कौन सी बीमारी है जो वजारत ख़ारजा में पहुँच के बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अगला सवाल ये है कि इसहाक डार साहब से ये वजारत क्यों वापस ली जा रही है, उनका हक क्यों छीना जा रहा है? उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो पिछले 16 महीनों की कारकर्दगी है। उसमें कहा जाता है कि अच्छी भली इकॉनमी को जो चल रही थी, जो बेहतर हो रही थी, वो इसहाक डार साहब की एरोगेंस की वजह से बर्बाद होकर रह गई। उन्होंने जब आते ही IMF को शटअप कहना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि आप हैं कौन पाकिस्तान को डायरेक्शन देने वाले, तो उससे फिर पाकिस्तान को बाकायदा IMF को राज़ी करने के लिए एड़ियाँ रगड़नी पड़ गई। इवन प्राइम मिनिस्टर को उनके पास जाके उनकी मिन्नत करके उन्हें पाकिस्तान लाना पड़ा। तो ये इसहाक डार साहब के बारे में कहा जाता है कि अगर वो उस वक्त एरोगेंट ना होते तो शायद पाकिस्तान को इतने मुश्किल हालात से ना गुजरना पड़ता। दूसरा, वो अफवाज पाकिस्तान के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने सबसे पहले जनरल बाजवा साहब के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो गई और एक ऑडियो टेप भी पिछले दिनों रिलीज़ हुई थी जो कहा जाता है जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड थे और उस वक्त भी उनका एक पुराना बैगेज था और उसको ज़ाहिर अब कैरी किया जा रहा है। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर इनको बताया जाए तो इसहाक डार साहब ऊपर से आते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि इन सबको मेरी डायरेक्शन के मुताबिक चलना चाहिए। वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात मानते हैं, इसके अलावा किसी शख्स की वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो एक वजह तो ये है कि इसहाक डार साहब के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब कंफर्टेबल नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इस बार मिन्नत करके कहीं ना कहीं से कहलवा के किसी ना किसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब को राज़ी कर लिया है। लिहाजा अब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे और ज़्यादा इम्कान है कि वो वज़ीर ख़ारजा होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो वजारत ख़ारजा है वो बड़ा डेलिकेट सा काम होता है, बड़ा हसास किस्म का काम होता है और डार साहब का टेम्परामेंट वो नहीं है। डार साहब बहुत जल्दी नाराज़ होने वाले शख्स हैं, बहुत टची हैं और उनकी जो नफरत है, उनका जो गुस्सा है उनके चेहरे पे आ जाता है, उनकी आवाज़ में आ जाता है, जो ज़ाहिर डिप्लोमेसी के लिए बुरा समझा जाता है। क्योंकि सफारतकारों के बारे में कहते हैं कि अगर आप उनकी टांगें भी काट दें तो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आता कि वो किस किस्म की तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये डिप्लोमेसी का एक कमाल होता है। लेकिन अगर आपके बोलने से पहले ही आपके जेस्चर्स का पता चल जाए, आपकी फीलिंग्स का पता चल जाए, तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क को रिप्रेजेंट करना इतना आसान काम नहीं होता। तो इसहाक डार साहब के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। मेरा ख्याल है अगर वो वज़ीर ख़जाना की तौर पे कामयाब नहीं हो सके थे तो वजारत ख़ारजा के लिए वो बिल्कुल फिट नहीं है। वहाँ पर जाके वो वाकई एक क्राइसिस पैदा कर देंगे, बल्कि कई क्राइसिस पैदा कर देंगे और उन क्राइसिस के बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान को हर जगह पे मुकाबला करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को राज़ी करना पड़ेगा
और उसके लिए फिर आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब को भिजवाना पड़ेगा। वो अगर सऊदीज़ के साथ कुछ गड़बड़ कर देते हैं, या वो टर्की के साथ उनके तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, या वो अमेरिकन के साथ कोई कंफर्टेबल नहीं बिहेव करते, या वो किसी एम्बेसडर को किसी मीटिंग के दौरान से उठा के वापस बुलवा लेते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो क्राइसिस होगा वो आपके सामने होगा। बहरहाल इसहाक डार साहब को अगर वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जा रहा तो ठीक है, लेकिन वो वज़ीर ख़ारजा के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट हैं, वो ज़्यादा बड़ा क्राइसिस पैदा कर सकते हैं। और अब अगला सवाल ये है कि इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट्स हैं, क्या वो ज़्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं? मेरा ख्याल है 2 कैंडिडेट सामने आए, दोनों ज़्यादा स्ट्रांग हैं। सुल्तान अली लाना साहब के बारे में बात हो रही थी सबसे पहले, और इनको मसलसल पिछले 2-3 साल से वज़ीर ख़जाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये HBL के चेयरमैन हैं और नौजवान आदमी, बड़े डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। अगर आपने कभी इनको देखा हो या आप इनसे मिले हों, 2 काम इन्होंने बड़े अच्छे किया पाकिस्तान के लिए। एक तो रोशन डिजिटल प्रोग्राम का तस्वर इन्होंने दिया था, जिसका ज़ाहिर पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हुआ। दूसरा, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। ये कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से 2 एक्सपर्ट्स लेके पाकिस्तान आए थे, और इन्होंने जनरल बाजवा साहब को वो एक्सपर्ट्स दिए थे, और उन एक्सपर्ट्स ने यहाँ GHQ के अंदर बैठ के पाकिस्तान के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई और इस तरह काम किया दिन रात कि उससे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। और ये सारा प्लान जो था वो सुल्तान अली लाना साहब का था। तो सुल्तान अली लाना साहब को इस बार भी वज़ीर ख़जाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो क्योंकि उनके पास दूसरे मुल्क की नेशनलिटी है, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पिछली बार भी हुए और इस बार भी हुए। और उसके बाद जो दूसरे कैंडिडेट थे वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, जिनका इम्कान ज़्यादा हो गया इस वक्त। वो बैंकर हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। जब पिछली 16 महीने की गवर्नमेंट थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, उस वक्त भी वो इनके एडवाइज़र थे। तो उनको ये कलमदान सौंपा जा रहा है और ये हर लिहाज से सूटेबल भी हैं। ये अफवाज पाकिस्तान के साथ भी कंफर्टेबल हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कंफर्टेबल हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के साथ भी इनका बड़ा राब्ता है, और इसके साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर है, जो स्टॉक एक्सचेंज का सेक्टर है, जो बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ भी ये बहुत कंफर्टेबल है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी मीटिंग हो गई है, और मेरा ख्याल ये है कि आज किसी वक्त इनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, और ये फिर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना होंगे, और ये अच्छी चॉइस है। मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब के मुकाबले में तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं, अब वो फिर उसी वक्त देखेंगे जब ये पॉलिसी बनाएंगे, जब ये बोलना शुरू करेंगे, या जब ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे। अता तारड़ साहब के बारे में खबर आ रही है कि वो वज़ीर इत्तलात व नशियात बन रहे हैं। अता तारड़ साहब के साथ मेरे बड़े पुराने तल्लुकात हैं, मैं उनको बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, और वो क्योंकि पोते हैं सदर रफ़ीक तारड़ साहब के, और बड़ी अच्छी फैमिली है। फैमिली के लिहाज से बड़े अच्छे आदमी हैं, मजाज के लिहाज से बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये जो इत्तलात व नशियात की वजारत है उसके लिए ये भी फिट नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनकी गर्दन के अंदर भी सरिया है, और जैसे मरियम औरंगज़ेब साहिबा थीं, और वो भी ज़ाहिर मीडिया के साथ कनेक्ट नहीं करती थी, और वो किसी टॉक शो में जाना अपनी तौहीन समझती थी, वो मीडिया पर्सन से मिलना अपनी तौहीन समझती थी, और उन्होंने एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ था, वो सिर्फ उसी सर्कल में रहती थी। वो मरियम नवाज साहिबा के पास जाती थी, फिर वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ नज़र आती थी, फिर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ नज़र आती थी। जहाँ पे पार्टी कायदीन होते थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा सिर्फ वहाँ पे नज़र आती थी, और उनका यही काम था तस्वीर खींचें और उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दें और बस। और इसके बाद जो तारड़ साहब हैं, उनका भी आलमोस्ट यही तरीक़ाकार है। वो एक तो किसी के कॉल का जवाब नहीं देते, किसी के मैसेज का जवाब नहीं देते, बहुत सिलेक्टिव हैं शोज़ में। वो 1-2 शोज़ के अलावा दूसरे तमाम शोज़ को या मीडिया पर्सनस को वो अपने करीब नहीं फटकने देते, या अपनी तौहीन समझते हैं कि उनके साथ रब्ता किया जा सके, या उनका ख्याल ये है कि एक ख़ास स्टैंडर्ड है प्रोग्राम्स का जिसके अंदर वो जाना पसंद करते हैं, और उससे नीचे जो स्टैंडर्ड है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होता। तो एक ऐसा आदमी जो मीडिया के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, जिनके अंदर एक एरोगेंसी नज़र आती है, जिनके अंदर एक डिस्टेंस नज़र आता है, वो इस वजारत को कैसे चलाएगा? तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा, बल्कि एक बहुत बड़ा बुहरान है जो पार्टी को या हुकूमत को आते हुए आने वाले दिनों में महसूस होगा। तो अता तारड़ साहब मेरा नहीं ख्याल को फिट कैंडिडेट हैं। इनके मुकाबले में अगर अफनानुल्लाह खान को बना दिया जाता, वो एक बेटर कैंडिडेट थे। फिर परवेज़ रशीद साहब जो हैं बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, वो सारे सेनेटर भी हैं, दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं वो, लेकिन शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो इस वजह से परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो नहीं बन रहे। इसके अलावा भी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको अता तारड़ साहब की जगह
वज़ीर इत्तलात और नशियात बनाया जा सकता है, जो ज़ाहिर पार्टी के लिए असासा साबित हो सकते हैं। लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि तारिर साहब शायद वजारत इत्तलात और नशियात को उस तरह ना चला सकें जिस तरह इस वजारत का एक तकाजा है। 9 मई के ज़िम्मेदारों की तरफ आते हैं। कल कोर कमांडर्स मीटिंग थी और उसका इलामिया पूरी कौम ने मुलाहिजा किया। उसके अंदर साफ कहा गया कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं और जो इनके सहूलतकार थे उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी, उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अब उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। साथ वज़ीर साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी ये कहा था कि जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कोर कमांडर्स की मीटिंग का इलामिया भी आ गया। तो इस पे मेरा ख्याल एक बड़ा फैसला होने वाला है, और जो जो लोग जिम्मेदार हैं अब उनके एहतसाब का और उनके खिलाफ कार्रवाई का वक्त भी आ गया, और ये आपको आने वाले दिनों में साफ महसूस होगा। क्योंकि जब इलेक्शन हुए तो बार बार ये कहा जा रहा था कि 9 मई का बयानिया ख़त्म हो गया है, वो ज़मीन बोस हो गया, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये भी कहना था कि अवाम ने उसे गर्क कर दिया, अवाम ने उसे ख़त्म कर दिया है, वो उसे दफन कर दिया है। तो उसके बाद जब ये इलामिया आया तो उसने जाहिर कर दिया कि इसको एस्टैब्लिशमेंट नहीं भूली, इसको रियासत पाकिस्तान नहीं भूली, और रियासत पाकिस्तान 9 मई के ज़िम्मेदारों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करेगी। तो ये जो एलामिया है इसने बहुत सारी चीज़ें तय कर दी हैं कि स्टेट अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आने वाले दिनों में जो 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, मेरा ख्याल है उन सब को अपने कान खड़े कर लेने चाहिए। उन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि स्टेट किसी कीमत पे भी उन्हें माफ़ नहीं करेगी, और वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उनको भी इस बार स्टेट यहाँ लाएगी, और लाने के बाद उन सबको सजाएं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कल फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, 48 और 49 जारी कर दिया, वेबसाइट पर चल आ गए। और जब ये फॉर्म सामने आए तो उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फॉर्म 45 पे अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, और उसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि बाकायदा फोर्जरी की गई है। एक फॉर्म के ऊपर जहाँ पे 93 वोट थे उनको 493 कर दिया गया, यानी 93 के सामने 4 लिख दिया गया, तो उसके बाद 93 की बजाय वो 493 हो गए। फिर एक फॉर्म 45 पे 7 वोट से सिर्फ 7 वोट थे, उनके सामने 0 और 5 लगा दिया गया, जिसके बाद वो 507 हो गए। और इस किस्म के बहुत सारे फॉर्म 45 अब सोशल मीडिया पे ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म्स अपलोड किए हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स और जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया की कंपेन भी की जाएगी, और ट्रिब्यूनल में भी इशू जाएगा। जब ट्रिब्यूनल इशू जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन अपने इन फॉर्म 45 को वहाँ पे स्टैंड कर सकेगा, वहाँ पे जस्टिफाई कर सकेगा। तो आने वाले दिनों में ट्रिब्यूनल्स के अंदर ठीक ठाक किस्म की लड़ाई होने वाली है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवार बाकायदा जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास बड़ा सॉलिड किस्म का प्रूफ है। हम स्पेशल सीट्स की तरफ आते हैं जनाब। कल इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पेशल सीट्स थी 77, वो दूसरी पार्टीज के अंदर तकसीम कर दी। इस तकसीम के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब इसके जो टोटल MNAs हैं उनकी तादाद 123 हो चुकी है, 1 2 3। और अब आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ओरिजिनल सीटें थी, वो जनरल सीटें वो 75 थी। 9 आज़ाद उम्मीदवार इसके अंदर शामिल हुए, फिर इसके अंदर 34 खवातीन शामिल होगी, फिर 5 अकलीतों की नशिस्तें भी इनको मिल गई, और इससे ये 123 बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82 है, और ज़ाहिर है इन्हें कोई ख़ास नशिस्त नहीं मिली, और उसके बाद ये वहीं पर स्टैंड करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 73 हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल सीट्स हासिल की थी 54, इनमें खवातीन की 16 सीटें शामिल हो गई, फिर अकलीतों की भी 3 सीटें शामिल हो गई, और उसके बाद ये 73 हो गई। इस तरह ये तीसरी बड़ी पार्टी बन गई कौमी असम्बली में। MKM पाकिस्तान के जो अरकान थे वो उनकी तादाद 17 थी, 4 खवातीन की सीटें मिल गई, 1 अकलियत की सीट मिल गई, जिसके बाद अब इनकी तादाद 22 हो गई है। और जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की तादाद 14 हो गई, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास सिर्फ जनरल सीटें 6 थीं। अब इनमें 4 खवातीन की और 1 अकलियत की सीट भी शामिल होगी, जिसके बाद ये इनकी तादाद जो 11 हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 4 जनरल सीटें थी, 1 नशीस उनको खवातीन की मिल गई, जिसके बाद अब इनकी सीटें 5 होंगी, और IPP के 4 अरकान हो चुके हैं, जिनमें 3 जनरल थी और 1 खवातीन की सीट उन्हें मिल गई है। बाकी जो सीटें हैं वो ज़ाहिर थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन अब इशू फिर वही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था वो दूसरी पार्टीज ने कैसे मार लिया।
अब एक तो उनके साथ ये ज्यादती कि उन्हें मखसूस सीटें अलाट नहीं की गई, और दूसरी ज्यादती ये कि उनकी जो मखसूस सीटें हैं वो दूसरी सियासी जमातों ने अपने अंदर आपस में बांट लें, जो मेरा ख्याल है किसी भी तरह इखलाकी लिहाज से ठीक नहीं है। अब यहाँ पे एक और टर्न आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जब ये मखसूस सीटें जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की हैं, जब ये खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में ये लोग आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो स्पीकर साहब हैं वो इनका हल्फ नहीं लेंगे। तो अब अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मखसूस सीटों के लोग जब स्पीकर साहब उनका हल्फ नहीं लेंगे तो फिर जाहिर है वो फौरी तौर पर अदालतों से रब्ता करेंगे। जब वो अदालतों से रब्ता करेंगे तो फिर ये चैप्टर नया एक बार फिर खुलेगा। जब ये फिर खुलेगा तो हो सकता है कि अदालतें इन सीटों को कलअदम करार दे दे, उसके बाद एक नया क्राइसिस पैदा होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर साहब ने यह फैसला कर लिया है कि जब मखसूस सीटों वाले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में आएंगे तो उनका हल्फ नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद सारा एक नया क्राइसिस पैदा हो रहा है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में यह क्राइसिस खत्म हो सकते हैं।